इस टनल के अंदर जब कैमरा घुमाया गया तो वहां पर हैरत अंगेज तौर पे उनको एक पटरी दिखाई दी। अभी वह इसी कश्मकश में थे कि यहाँ पटरी का क्या काम, तो दूर खड़ी एक माइन कार्ट ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। अब लोकल अथॉरिटीज़ को मालूम पड़ा तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में एक खो जाने वाले टनल का मैप लेकर आए। मालूम पड़ा कि यह टनल करीब 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में बनाया गया था और पिछले कई सालों से लोकल अथॉरिटीज़ इसी टनल की तलाश कर रही थी। इस टनल की एंट्रेंस को भारी पत्थर रखकर बंद किया गया था, जिसके आगे सालों की मिट्टी और घास फूस ने इसकी एंट्रेंस को निशानात भी मिटा दिए थे। लेकिन अंदर से यह टनल हूबहू मैप पर दिखने वाले टनल से मैच कर रहा था। इसके अंदर पटरी और माइन कार्ट देखकर ऐसा मालूम होता है कि यह वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में सामान स्टोर करने के लिए काम आता था। टनल में मौजूद अक्सर लोहे के सामान को जंग लग चुका था। यहाँ से ड्रिलिंग मशीन और मशीन गन जैसे टूल्स की उसी हालत में मिले जैसे उनको 80 साल पहले नाजी मिलिट्री के सोल्जर्स ने रखा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में नाजी जर्मनी और जापान जैसी कंट्रीज से मुकाबला था और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों का। इस दौरान हिटलर की फौज ने हजारों की तादाद में अंडरग्राउंड बंकर बनाए थे। शुरुआत बेशक हिटलर ने की थी, लेकिन बाद में अलाइन फोर्सेस ने भी अंडरग्राउंड टनल्स का और बंकर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बंकर्स काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते थे और इनका मकसद डिफेंस और ऑफेंस दोनों के लिए था। यानी कहीं पर इनका काम दुश्मन के हमलों से बचना होता था, कहीं यह दुश्मन पर हमला करने के लिए काम आते थे। बंकर्स दुश्मन की एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी सेल से हिफाजत करते और सोल्जर्स को एक और सिक्योर बेस फराहम करते थे। डिफेंसिव बंकर्स को फ्रंट लाइन पर इस तरह डिज़ाइन किया जाता कि वह दुश्मन के हमलों को रोक सके, जैसे जर्मनी की अटलांटिक वॉल, जो अलाइन फोर्स के हमलों के खिलाफ एक मजबूत रुकावट थी। साथ ही कुछ बंकर्स को प्लानिंग के लिए यूज़ किया गया था, जैसे कमांडर्स अपने ऑपरेशन को सीक्रेट मैनेज करते। वर्ल्ड वॉर 2 में इतने ज़्यादा अंडरग्राउंड बंकर्स और वॉर रूम कंस्ट्रक्ट किए गए थे कि आज भी इनकी गिनती करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें से हज़ारों की तादाद में आज भी ज़मीन के अंदर कहीं दफन है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइंड पावर्स और एक्सेस पावर्स ने अंडरग्राउंड बंकर्स पे इतना खर्चा किया था कि पूरी दुनिया में लोहे और सीमेंट की शॉर्टेज हो गई थी। एक एस्टीमेट के मुताबिक इन तमाम बंकर्स को बनाने में लगभग आज के 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्चा आया। यूँ समझ ले कि अमेरिका की अफगानिस्तान में चलने वाली 20 साल जंग में रोजाना 10 मिलियन डॉलर्स खर्चा आता था, तो वर्ल्ड वॉर 2 में बंकर्स बनाने में रोजाना 460 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आता था। यह तो वह खर्चा है जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में मैन पावर, लॉजिस्टिक्स और अम्यूनेशन के खर्चे का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। आइए इतिहास की तलख यादों में जाकर चंद बंकर्स के बारे में जानते हैं। दी अटलांटिक वॉल एक बहुत बड़ा कोस्टल डिफेंस सिस्टम था जो नाजी जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया। ये 2400 माइल्स या 3800 किलोमीटर तक यूरोप में कोस्ट लाइन पर फैला हुआ था, जिसका मकसद समंदर से अलाइंड फोर्सेस की हमलों से बचना था। 1940 से 1944 के दरमियान बनाए गए इस सिस्टम में हजारों बंकर्स, एमिनेशन डिपो और किले शामिल थे। उस वक्त हिटलर का फ्रांस के कई इलाकों पर भी कब्जा था। अटलांटिक वॉल का एक हिस्सा नॉर्दर्न फ्रांस के इलाकों नॉर्मन में भी फैला हुआ था, जहां लार्जेस्ट समर नामी आर्टिलरी बैटरी इंस्टॉल की गई। यह बंकर्स हैवी बम्बामेटर्स को फेंस करने और हमलों के वक्त डिफेंसिव फायर देने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। नॉर्वे की बात की जाए तो इसका निचला हिस्सा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से आने वाले अलाइन फोर्सेस को रोकने के काम आ सकता था। तभी हिटलर ने यहाँ पर भी अटलांटिक वॉल के कुछ हिस्से गाड़े हुए थे। इसके अलावा नेदरलैंड भी उस वक्त नाजी के कंट्रोल में था।
और यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक के कोस्ट पर हजारों सेफ अनियन नामी बंकर्स बनवाए गए थे। नाजी जर्मनी की इसी पूरी अटलांटिक वॉल, जिसमें अंडरग्राउंड बंकर्स, डिपोस, टनल, आर्टिलरी बैटरीज और किले शामिल थे, को फ्रिट्स डॉट नामी एक जर्मन इंजीनियर की कंपनी ने बनवाया था। 2,60,000 वर्कर्स, जिनमें ज़्यादातर कैदी थे, उनसे यह तमाम स्ट्रक्चर सिर्फ 2 से 4 सालों के दरमियान ज़बरदस्ती बनवाया गया। आज भी अटलांटिक वॉल के कुछ पार्ट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के तौर पर मौजूद हैं, जो वर्ल्ड वॉर टू की इंजीनियरिंग और उस पर होने वाले खर्चे का एहसास दिलाते हैं। जब हिटलर ने अटलांटिक वॉल बनवाए, तो उस वक्त अलाइंड पावर्स के वहम और गुमान में भी नहीं था कि आगे चल के उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फिर 1942 में एक वाक़या हुआ जिसने अमेरिका और ब्रिटेन की आंखें खोलकर रख दी। कैनेडियन फोर्सेस, जो अलाइंड पावर्स का हिस्सा थी, उन्होंने फ्रांस के इलाके डीप पर एक हमले की प्लानिंग की, जिसको आज शेफ रेड के नाम से याद किया जाता है। इस हमले का मकसद हिटलर की बनाई गई अटलांटिक वॉल को समझना था कि आखिर वह काम कैसे करती है। इन मजबूत कंक्रीट बंकर्स ने अलाइन अटैक को बुरी तरह नाकाम बना दिया। अलाइन ट्रूप्स जो कोस्ट लाइन पर लैंड करने की कोशिश कर रहे थे, वह नाजी जर्मनी के पावरफुल कोर्स फायर का शिकार बन गए। यह अलाइन फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनको अटलांटिक वॉल की मजबूती से इतने तैयार अलाइंड सोल्जर्स आए थे, जिसमें से 3,600 या तो मर गए या फिर नाजी के हाथों कैदी बन गए। डीप रेड के बाद अलाइंड फोर्सेस को समझ आ गया कि अगर उन्हें हिटलर की हुकूमत पर कामयाब हमला करना है, तो उन्हें भी बंकर्स और डिफेंसिव सिस्टम की प्लानिंग करनी होगी। डिफेंसिव सिस्टम की प्लानिंग में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लिहाजा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और सोवियत यूनियन समेत कनाडा में भी बंकर्स और टनल्स की कंस्ट्रक्शन में खूब खर्चा किया गया। चर्चिल वॉर रूम्स एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्शन में बना था। ये वर्ल्ड वॉर टी के दौरान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का हेडक्वार्टर था। यह कॉम्प्लेक्शन इसलिए डिजाइन किया गया था कि नार्ज जर्मनी की एयर स्ट्राइक से महफूज रहा जा सके। फ्रांस की मजीनो लाइन, जो वर्ल्ड वॉर ऑफ के बाद बनाई गई थी, यहाँ भी नए अंडरग्राउंड बंकर्स और टनल्स बनाए गए। फ्रांस को यकीन था कि यह सिस्टम उनकी हिफाजत करेगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर दो में जर्मनी ने मैजिनोट लाइन करते हुए बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस पर कब्जा कर लिया। दुनिया के दूसरे कोने में जापान, जो वर्ल्ड वॉर दो में हिटलर का साथ दे रहा था, वहां पर भी सैकड़ों अंडरग्राउंड बंकर्स खोदे गए। ईओ सीमा के अंडर एक पूरा नेटवर्क बनाया गया, जिसमें हिडन आर्टिलरी पोजीशन, स्टोरेज रूम्स और लिविंग क्वार्टर्स शामिल थे। ये टनल्स अलाइड फोर्सेस के हमले के वक्त सरप्राइज अटैक्स के लिए यूज होते थे। ऑनवा के बंकर्स और टनल्स ज्यादा बड़े पैमाने पर और पेचीदा थे, जहां हजारों जापानीज सोल्जर्स डिफेंस और रेजिस्टेंस के लिए पोजीशन में रहते। ये डिफेंसिव सिस्टम अलाइड इन्वेजन्स को डी करने और से ज्यादा को मौत के घाट उतारने के लिए डिजाइन किया गया था। वर्ल्ड वॉर टी के दौरान तमाम कंट्रीज के बनाए जाने वाले बंकर्स की इंजीनियरिंग किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक तो जंग का समा, ऊपर से हर चीज की शॉर्टेज, और इन सब चैलेंज के साथ साथ हर गुजरते लम्हे एयर स्ट्राइक का खतरा रहता। और तो और अंडरग्राउंड टनल्स की कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स की दम घुटने से मौत भी हो जाती थी। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद हजारों बंकर्स न सिर्फ बनाए गए, बल्कि इनमें से काफी सारे आज तक जमीन के नीचे उसी हालत में छुपे हुए हैं, खास तौर पर जो एक्सेस पावर कंट्रीज में बनाए गए थे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जब उनका राज वहां से खत्म हुआ, उस वक्त या तो वहां से सोल्जर्स बंकर की एंट्रेंस को बंद करके भाग गए या फिर उसी के अंदर मर गए। लिहाज किसी को पता ही नहीं चला कि कौन सा बंकर किस लोकेशन पर बना था। एक तरीका था इन तमाम बंकर्स और टनल्स की लोकेशन पता लगाने का, और वो था हिटलर की गवर्नमेंट के पास मौजूद सीक्रेट डॉक्यूमेंट। लेकिन वो भी या तो जला दिए गए या फिर ऐसी जगह छुपाए गए जिसका सिर्फ उसी को पता था जिसने ये छुपाए थे। और खास तौर पर इन बंकर्स को कैम्फ्लेज करके बनाया जाता, यानी नेचुरल टेरेन में इनको ऐसे बनाया जाता कि किसी को भी पता ना चले कि यहाँ मिलिट्री बंकर हैं। इसी वजह से जंग के बाद ये बंकर्स छुपे के छुपे ही रह गए,
अंडरग्राउंड बंकर्स के लिए स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम्स बनाए गए जो ताज़ा हवा को बंकर के अंदर लेकर जाते और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नार्ज लीडर एडोल्फ हिटलर ने अपने दौरे राज में कई बंकर्स का सहारा लिया। उनके जेरे इस्तेमाल मशहूर जमाना बंकर्स थे ईगल नेस्ट, जिसे कीलस्टाइन हाउस भी कहा जाता है। यह जर्मनी के ओबेयर सेल्सबर्ग सीक्रेट मीटिंग्स और रिलैक्सेशन के लिए बनाया गया था। कंक्रीट और ग्रेनाइट को इस्तेमाल करते हुए इसमें बॉम्ब प्रूफ जैसी खुसूसियत रखी गई थी। हिटलर का दूसरा मशहूर बंकर बेलिन में मौजूद फ्यूरन बंकर नहीं था, बल्कि यह पूरा हेड क्वार्टर था। बंकर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो अलाइड बमिंग और आर्टिलरी से महफूज रहे। यहाँ हिटलर ने अपने आखिरी दिन गुजारे और 30 अप्रैल 1945 को यहीं अपनी जिंदगी खत्म की। आज इस बंकर का कोई हिस्सा भी सरफेस पर नहीं दिखता, लेकिन यह जगह वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर रहा है। अब बात करते हैं हिटलर के एक ऐसे बंकर की जहां उन्होंने जंग के सबसे ज्यादा दिन गुजारे। यह वुल्फसन नामी बंकर कम बल्कि कोई किला ज्यादा लगता है, जो नॉर्थ जर्मनी में मौजूद जंगल के बीच में मौजूद है। इसके अंदर हिटलर का बेडरूम और उसके चारों तरफ ऑफिसर सूट की छत करीब 7 मीटर मोटी बनाई गई थी। एक बजरी मोटी लेयर पूरे किले नुमा बंकर को एयर स्ट्राइक्स और बॉम्बिंग से महफूज बनाती थी। एक मोटी स्टील की चादर का दरवाजा जो केमिकल अटैक से भी बचाता था, किसी इजिप्शियन टूम की तरह दिखने वाला। यह बंकर इतना मजबूत था कि आज भी इसे तबाह करना मुमकिन नहीं है, और सिक्योरिटी इतनी कि इसमें एक भी खिड़की नहीं रख रखी गई। यहाँ एक खास वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया था जो ताज़ा हवा को पूरे बंकर के अंदर सर्कुलेट करता था। पर इतनी के बावजूद भी इस बंकर को जंगल के लैंडस्केप में इनविजिबल किया गया था। इसकी छत पर मिट्टी डालकर इसके ऊपर वही पेड़ पौधे लगाए गए जो आसपास जंगल में मौजूद थे। इसकी वजह से ऊपर से जब कोई जहाज गुजरता तो उसे जर्रा बराबर भी नहीं शक होता कि यहाँ नीचे हिटलर का हेडक्वार्टर मौजूद है। अलाइड पावर्स यानी यूएस, यूके, कनाडा और बाकी फोर्सेस ने नार्ज जर्मनी के स्ट्रैंग डिफेंसिव बंकर्स और अटलांटिक वॉल को तोड़ने के लिए सालों की प्लानिंग की। हिटलर की बनाई गई अटलांटिक मुकाबला करने के लिए 1,56,000 से ज्यादा ट्रूप्स, 5,000 शिप्स और 11,000 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए। यह 6 जून 1944 का दिन था, जिसको डी डे के नाम से याद किया जाता है। इस दिन जर्मनी ने अटलांटिक वॉल के बंकर्स और आर्टिलरी से एलाइड फोर्सेस का सामना किया, लेकिन उनकी प्लानिंग और रिसोर्सेस उतने इफेक्टिव नहीं रहे। अलाइड एयर स्ट्राइक्स और पैराट्रूपर्स ने जर्मन कम्युनिकेशन और डिफेंस का खूब मुकाबला किया। अलाइड फोर्सेस को शुरू में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वह नाज जर्मनी का तोड़ने में कामयाब हो गए।